मेरी सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान बोर्ड का 12th होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बनाएंगे। हमने पहला चैप्टर नंबर 1 का बनाया था। हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। हमारा चैप्टर यूनिट फर्स्ट का नाम था मानव विकास और पारिवारिक संबंध। इसके चैप्टर नंबर 1 था किशोरावस्था में विकास के 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास और यौन विकास, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे सामाजिक विकास, फिर हम 5th पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास और हम 6 पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया है, उनके लिए थैंक यू। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छा इम्प्रूव कर पाऊँ अपने वीडियोस को, और इस कोरोना काल में बच्चों की कुछ मदद मैं कर सकूं और कुछ उपयोगी वीडियोस मैं बना सकूं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 के बनाए हैं। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। और कुछ सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट आप कमेंट देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम शुरू करते हैं। किशोरावस्था में विकास, सेकंड सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए, हमारा सामाजिक विकास हम पढ़ना शुरू करते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करना तथा दूसरों के साथ समन्वय स्थापित करना। सबसे इम्पोर्टेंट है समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करना और समन्वय स्थापित करना। समायोजित व समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने के लिए सामाजिक परिपक्वता आवश्यक है। सामाजिक रूप से परिपक्व यानी सोशली मैच्योर्ड जब बच्चा होगा तो ही वह समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने लगेगा। और इस अवस्था में सामाजिक विकास को मैं एक समाज की मान्यताएं और नियम कैसे क्या बने उसके बारे में थोड़ा सा अपन बताना चाहेंगे। कि पहले जो मानव था जंगलों में रहता था और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जीता था, यानी केवल अपने भोजन के लिए और अपने आनंद के लिए जीता था। लेकिन एक आवश्यकता महसूस हुई कि सब झुंड में रहें और उससे ज्यादा सुरक्षा हो पाएगी। तो इंसान जो है, जो हमारे आदि मानव, हमारे पुरखे थे, वो एक झुंड में रहने लगे। और उस झुंड में भी एक आवश्यकता महसूस हुई कि उनको एक समाज में नियमों और मान्यताओं से उनको बांधा जाए। और तब कुछ नियम और मान्यताएं बनाई गई ताकि जो समूह बने हैं उनको सामाजिक समूह नाम दिया गया। उन समूहों से मिलकर के समाज बना और वे मान्यताएं आगे जाकर के जो आज भी प्रचलित है, जो आज भी हमारे लिए सही है, वह मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं। तो उनके अनुरूप एक बालक तभी व्यवहार कर सकता है जब वो सोशली बराबर मैच्योर भी होगा। अब हम देखते हैं कि सामाजिक विकास में क्या इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व्यवहार, तो किशोर के बड़े होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व निर्माण में बाहर के समाज का हाथ महत्वपूर्ण हो जाता है। किशोर जब छोटा होता है, जब उसके जो समूह होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, केवल परिवार और कुछ एक मित्रों से बने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो किशोर होता है, किशोर या किशोरी जब वो बनते हैं तो उनके जो समूह होते हैं वे अब बड़े हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर सामाजिक संबंध रखने से विविध जो दृष्टिकोणों को वह जानता और समझता है। फॉर एग्जाम्पल, वह नेताओं को चुनता है। आप देखिए, आप CRs, मॉनिटर्स वगैरह को चुनते हैं और युवाओं की तरह व्यवहार करना सीखते हैं, जिससे और विषम लिंगियों के साथ मित्रता करते हैं। विषम लिंगियों के साथ वार्तालाप ज्यादा अच्छी लगती है। सामाजिक समारोह में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सामाजिक समारोह में जो हम देखते हैं कि किशोर या किशोरी ही हमारे घर परिवार या आस पड़ोस मोहल्ले विद्यालय में होने वाले जो सामाजिक समारोह होते हैं उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। चाहे वे जन्माष्टमी का उत्सव हो, चाहे गरबा वगैरह के उत्सव हो, चाहे विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह हो या कोई स्पोर्ट्स वगैरह की चीजें हो, उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्यूबर्टी एज की नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी आ जाती है। प्यूबर्टी एज में नेगेटिविटी क्यों आती है? प्यूबर्टी एज जिसको कि हम 10 से 12 वर्ष की अवस्था मानते हैं, इसके अंदर नेगेटिविटी क्यों आती है? क्योंकि शारीरिक और सेक्सुअल डेवलपमेंट अचानक से बच्चों में होता है, तो वे उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। ना तो वे अब बालकों और बालिकाओं में रहते हैं, ना ही वयस्कों में रहते हैं, तो वे द्वंद्व में रहते हैं अक्सर। तो उस वक्त नेगेटिविटी आती है। उसकी जगह अब किशोरावस्था यानी 13-14 साल की उम्र में आते आते उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो उनका शारीरिक और सेक्सुअल डेवलपमेंट और जो संवेगात्मक विकास है उससे वो सामंजस्य बिठाना सीख जाते हैं। उनमें समाज सेवा करने की इच्छा होती है
अपने आदर्श बनाकर उन पर चलने का प्रयास भी वे करते हैं, दूसरों को सुधारने की भी इनमें इच्छा होती है, यानी वे समाज सुधारक की एज भी हम इसको कह सकते हैं। पूर्व किशोरावस्था में जाति, नस्ल, रंग भेद के आधार पर भेदभाव चरण पर होता है। एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। पूर्व किशोरावस्था में क्योंकि वे जो नए नए समाज को वह समझता है, पहले तो जब वे बालक होता है उनके लिए समाज इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसका समाज केवल उसका परिवार या उसके दोस्त ही होते हैं। लेकिन पूर्व किशोरावस्था में समझने लगता है कि समाज क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ वयस्क की भांति भी रहना है, तो वह जातियों को और इसके सामाजिक ढांचे को समझता है, तो वह बहुत ही कठोर या बिल्कुल जैसा है वैसा व्यवहार उन पर करना चाहता है, इसलिए वे भेदभाव चरम पर होता है। और किशोरावस्था के अंत तक आते आते वह उसमें सहिष्णुता आ जाती है और वह समायोजन करना सीख जाता है। जहां भेदभाव चरम पर होता है वह यहाँ खत्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि समूह निर्माण। समूह निर्माण कैसे किशोरावस्था के विकास में सहायक है, तो हम देखते हैं कि यौनारंभे प्यूबर्टी एज में बाल्यावस्था की टोलियां टूटकर उनकी जगह नए सामाजिक समूह ले लेते हैं। जैसे प्यूबर्टी एज में बाल्यावस्था की जो छोटी मोटी टोलियां होती है आसपास की, वो अब उनका सामाजिक दायरा बड़ा हो जाता है बच्चे का, किशोर किशोरी का, और अब लड़कों के समूह बड़े होते हैं पर इतने क्लोजली निटेड नहीं होते हैं, ढीले ढाले होते हैं, उनमें कोई भी आ जा सकता है, कोई भी मित्र की संख्या कभी भी बढ़ सकती जा सकता है। जबकि लड़कियों के समूह छोटे होते हैं, उनमें मित्रता प्रगाढ़ होती है। इस उम्र में सबसे निकट जो होते हैं किशोर किशोरी के सखा ही होते हैं, रिश्तेदार या परिवार वाले शिक्षक कोई भी नहीं होते हैं। इनकी समूह या मंडली होती है, कुछ एक मतभेद भी इनमें होते हैं लेकिन इनमें मित्रताएं बनी रहती है फिर भी, और मंडली के सदस्यों की रुचियां व योग्यताओं में बहुत साम्य होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकी मंडली के सदस्य वही होते हैं जो कि जिनकी रुचियां इनके समान होती है। बड़े किशोरों के सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र ही होते हैं, वह अपना सर्वाधिक समय उन्हीं के साथ बिताते हैं। जबकि लड़कियों की मित्रता निकट रिश्तेदार जैसे माँ या बहन से भी हो सकती है। मित्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति समान होती है। किशोर किशोरियां भीड़ का हिस्सा बनकर खुश होते हैं, विविध सांस्कृतिक कौशल सीखने का वहां अवसर उनको प्राप्त होता है। वहीं किशोर अपना अधिकांश समय बाहर बिताने से अपने कर्तव्य भी भूल जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब किशोर 14-15 साल की उम्र से आगे की तरफ बढ़ता है तो वह देखता है कि जो परिवार का मेल जो पर्सन है वे अक्सर बाहर ही रहते हैं, तो वे उनकी नकल निकालते हुए वह बाहर ज्यादा रहने लगते हैं। घर के काम में भी जो है कम हाथ बटाते हैं, और क्योंकि अधिकांश समय वे अपना मित्रों में ही बिताते हैं तो वो एक समय ऐसा होता है जब किशोर अपने कर्तव्य भूल जाता है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था में आते आते वह इसको संभाल लेता है। आजकल जो सामाजिक समूहों के 2 एग्जाम्पल्स में हमने बताए हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक भी सामाजिक समूह के हिस्से। तो हमने देखा कि समूह निर्माण कैसे जो है प्यूबर्टी एज में बाल्यावस्था की टोलियां टूटती हैं और फिर उनकी जगह नए सामाजिक समूह लेते हैं, और कैसे जो है किशोरावस्था में सामाजिक विकास समूह निर्माण के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि किशोरावस्था की मित्रता। किशोरावस्था में किशोर की जो मित्रता के दायरे में वही आते हैं जो समवयस्क हो, उनकी उम्र के हो, उनकी पसंद के हो, उनके तौर तरीकों के अनुरूप हो, उनके जैसा व्यक्तित्व उनका हो, उन्हें समझते हो। क्योंकि किशोर को ये बहुत लगता है कि उन्हें परिवार में कोई नहीं समझता, उन्हें रिश्तेदार में कोई नहीं समझता, उनके शिक्षक भी उन्हें नहीं समझते, उनके भाई बहन भी, क्योंकि उनके अंदर जो शारीरिक और यौन विकास और मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन जो उनमें हो रहे होते हैं, उनसे उनको लगता है कि मैं बहुत ही एकाकी हो गया हूँ। वे अपनी अंदर हो रहे परिवर्तनों को अपने बड़ों से शेयर करने में हिचकता है। इसलिए जो है किशोरावस्था की मित्रता में किशोर ही उनके मित्र होते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति उनके मित्रों की समान होनी चाहिए। आदर्श उनके मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए, जो भी उन्होंने समूह के नियम बनाए हैं जिनसे कि उन्हें सुरक्षा की भावना मिलती है। तो किशोर किशोरी अपने ही समूह बना लेते हैं और उनमें वो सुरक्षित महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि किशोर किशोरियों को किसी शादी समारोह में भी लेके जाएंगे तो अपने जैसे ही मित्र वहां ढूंढेंगे। मित्रों के चुनाव में वे गलतियां भी करते हैं। किशोरावस्था में अच्छा पहनावा और पौरुषयुक्त लड़कों को लड़कियां पसंद करती हैं, और वहीं जो लड़कों की पसंद होती है वे सुंदर और वाक्पटु लड़कियों को पसंद करते हैं। उनकी जो पसंद होती है वो अपरिपक्व होती है, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होती है।
और लेकिन धीरे धीरे जो किशोरावस्था की उत्तर किशोरावस्था तक आते आते उनमें उनका चुनाव जो है सही हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट, विपरीत लिंग में रुचि। प्यूबर्टी एज में अपोजिट सेक्स के प्रति इतना आकर्षण नहीं होता है, और उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बाल्यावस्था में हम देखते हैं कि लड़कियां लड़कियों के साथ ही मित्रता रखती है और उनकी सहेलियां लड़कियां ही होती हैं, और वहीं लड़कों के जो सखा होते हैं वे लड़के ही होते हैं, उन्हीं के साथ वे खेलना पसंद करते हैं। लेकिन उत्तर किशोरावस्था में आते आते या किशोरावस्था में आते आते 12-13 साल की उम्र में उनका जो आकर्षण है अपोजिट सेक्स में हो जाता है, विपरीत लिंग में होता है। पूर्व किशोरावस्था में अपने से कुछ बड़े के प्रति भी आकर्षण हो जाता है, यानी उनका शिक्षक भी हो सकता है उनके आकर्षण का केंद्र, कोई एथलीट भी हो सकता है, कोई बड़ा नेता भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे वो आज तक मिली ही ना हो या मिला ही ना हो। लेकिन उत्तर किशोरावस्था तक आते आते उनकी जो रुचि है वे अपने हम उम्र व्यक्ति के प्रति, जो आसपास है उनके प्रति ही हो जाती है। फिर हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का नेता। किशोर को लीडर बनने की बड़ी चाह होती है। किशोर चाहता है कि हर सामाजिक समारोह में हर जगह वह बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, और इनके जो समूह में लीडर होते हैं उनके चुनने के कुछ मापदंड होते हैं। जैसे आप अपनी कक्षाओं में भी देखते होंगे कि जो भी इनका नेता हो वह उच्च बुद्धिमत्ता वाला होना चाहिए, उसके समूह में निष्ठा होनी चाहिए, उसमें समाज प्रियता हो, परिहास प्रियता हो, यानी हंसी मजाक करने वाला भी हो, उसमें धैर्यता भी होनी चाहिए, वह नेचुरल यानी मौलिकता उसमें होनी चाहिए, और सहिष्णुता उसमें होनी चाहिए, आदि सारे गुण हो। बालक बालिका लीडरशिप जो नहीं कर पाते हैं वे प्राय दुखी होते हैं। अक्सर सभी बालक या बालिकाओं को नेता बनने का या किसी भी सामाजिक समारोह में लीडर की तरह लीड करने का उनको मौका नहीं मिलता है, तो जिनको नहीं मिलता है वे थोड़ा दुखी भी रहते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्वीकार्यता की। सोशल एक्सेप्टेंस ये क्या है? हर नव किशोर की इच्छा होती है कि उसको समवयस्कों में वह लोकप्रिय हो, उसकी उम्र के बालक बालिकाओं में वह लोकप्रिय हो और उसे अपनाया जाए। वो अपनाना ही सामाजिक स्वीकार्यता है। उच्च प्रतिष्ठित किशोर को सामाजिक स्वीकार्यता जल्दी मिल जाती है। यहाँ उच्च प्रतिष्ठित का मतलब अमीर से नहीं है, उच्च प्रतिष्ठित का मतलब जिन्होंने समूह में अपने गुणों को अच्छे से दिखाया हो, बहिर्मुखी हो, जो शीघ्र निर्णय ले सकते हो। तो और जबकि एकाकी किशोर को अपने समूह में स्वीकार्यता आसानी से नहीं मिल पाती है। जिस किशोर या किशोरी को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिल पाती है वे उनमें सुरक्षा की भावना नहीं होती है। भविष्य के प्रति वे थोड़ा नकारात्मक भी हो सकते हैं और दुखी हो सकते हैं और कुसमायोजित भी हो सकते हैं। जबकि जिनको लीडरशिप करने का मौका मिलता है, जिनको अच्छे अवसर दिए जाते हैं, वे अपने भविष्य के प्रति जो है आशावान होते हैं, वे सुखी होते हैं और समायोजित होते हैं। तो देखिए जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हमारे आसपास सभी जो समाज है, जिससे परिवार है, विद्यालय है, रिश्तेदार है, हमें चाहिए कि हर बच्चे को हम समय दें। 7 पॉइंट हम देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता। सोशल मैच्योरिटी। किशोरावस्था की समाप्ति तक किशोर विभिन्न उतार चढ़ावों को देखते हुए, बदलते हुए अपने उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। प्यूबर्टी एज से लेकर के पूर्व किशोरावस्था और फिर उत्तर किशोरावस्था तक वे सामाजिक रूप से परिपक्व होने लगते हैं। वे धर्म, जाति, नस्ल को देख करके अब सामाजिक समूह नहीं बनाते हैं। उनमें पारिवारिक निर्भरता भी कम हो जाती है, परिवार का भरण पोषण करने के योग्य हो जाते हैं। किशोरावस्था में जहां उन्हें परिवार व शिक्षक शत्रु प्रतीत होते हैं, अब किशोरावस्था में उसकी समाप्ति पर उनके साथ में वह मित्रवत व्यवहार करता है। जहां किशोरावस्था में किशोर या किशोरी को यह लगता है कि हर कोई उसे टोक रहा है, परिवार में भी और शिक्षक भी उन्हें टोकते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब मेरे शत्रु हैं, मैं जैसी आजादी चाहती हूँ वैसा ये मुझे दे नहीं रहे, जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हमें करने नहीं देना चाहते। वह अपने अनुभवों से उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उनको शत्रु प्रतीत होते हैं। लेकिन किशोरावस्था की समाप्ति पर आते आते वह समझ जाता है कि जो कुछ वो हमसे कहते हैं वह हमारी भविष्य के लिए कहते हैं, तो वो उनके साथ में मित्रवत व्यवहार करने लगता है, उनकी बात भी वे मानने लगते हैं। किशोरावस्था में होने वाला सामाजिक विकास यदि व्यवस्थित व समायोजित हो तो किशोर भविष्य में एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा यानी संवेगात्मक विकास। हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था सामाजिक विकास, अब हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास।
संवेगात्मक विकास आप देखिए, बाल मनोवैज्ञानिक जी स्टैनले हॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ने किशोरावस्था को तूफान व तनाव की आयु कहा है। इस पे मैंने स्टार चिन्हित भी लगाया है, आप भी लगाने। तूफान और तनाव की आयु कहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले श्रवण के कारण शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ संवेगात्मक अस्थिरता व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनसे प्राय तीव्र, अस्थिर, अनियंत्रित व विवेक शून्य होते हैं। ये जो इनके संवेग होते हैं किशोर या किशोरी के, वे प्राय तीव्र होते हैं, अस्थिर होते हैं, अनियंत्रित होते हैं और विवेक शून्य भी होते हैं। तो देखिए, बाल मनोवैज्ञानिक जी स्टैनले हॉल ने जो तूफान और तनाव की आयु कही है, वो इसीलिए कही है कि एक तो इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन अचानक से होने लगते हैं, और फिर जो शारीरिक ग्रंथियां हैं उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनसे वह समायोजन नहीं बैठा पाता है, तो वह अस्थिरता और तनाव महसूस करता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों से वह उद्विग्न भी रहता है, वह टेंशन में रहता है कि ये इतने सारे जो है परिवर्तन, उनके साथ में मैं कैसे सामंजस्य बिठाऊं। कल्पनाओं में वह अधिक रहता है, आदर्श भविष्य में रहता है बजाय कि वर्तमान में जो वह है उसकी बजाय वह आदर्श में ज्यादा रहने लगता है। वह सोचता है कि मैं अपने माता पिता, शिक्षक या जो भी मेरे बड़े हैं उनसे भी मैं अच्छा व्यवहार कर पाऊं, उनसे अच्छा व्यक्तित्व मैं बना पाऊं, तो वह आदर्श भविष्य में ज्यादा रहता है वर्तमान की बजाय। इस उम्र में सभी तरफ से टोका टोकी से भी किशोर खुद को सताया हुआ व दुखी महसूस करते हैं। किशोरावस्था में मुख्य संवेग निम्न है। संवेग देखिए, क्रोध फर्स्ट जो संवेग है क्रोध है। इस अवस्था में क्रोध उद्दीपन की परिस्थितियां प्राय सामाजिक ही होती हैं। क्रोध तो सभी अवस्था में आता है, लेकिन किशोरावस्था में जो क्रोध होता है वह सामाजिक स्थिति होती है। किशोर की गिनती ना तो बालकों में होती है, ना उसकी गिनती बड़ों में होती है, और इसी जो उसके मापदंडों में वह उलझा रहता है। किशोर को चिढ़ाने से भी वह क्रोधित होता है, उसका उपहास करने से, क्योंकि जैसे बालक के साथ में जो पहले बड़े व्यवहार करते थे, अब उसको अपने ईगो को, आत्मसम्मान को ठेस लगती है, और आलोचना करने से भी उसको क्रोध आता है, उपदेश देने से भी उसको क्रोध आता है, टोका टोकी करने से और वांछित सुविधाएं छीन लेने से। अब वांछित सुविधाओं में जैसे आजकल मोबाइल तो सर्वोपरि हो गया है, या कोई टीवी सीरियल्स या कुछ ना देख पाने से, गाड़ी ना देने से, लड़के और लड़कियों को टू व्हीलर्स उनको चाहिए कि हमें सब कुछ, हम बड़े हो गए हैं अब, और अब हमारी जो डिमांड है ये सब पूरी कर दी जाए, और जब ये नहीं होती है तो उनको क्रोध आता है। क्रोध पर प्रतिक्रिया में भी इनके तीव्र होती है, जैसे अपशब्द भी कह सकते हैं, तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर तो क्रोध इतना तीव्र हो जाता है कि किसी बात को नहीं मानने पर भी घर तक भी छोड़ सकते हैं। तो माता पिता को और शिक्षकों को और हमारे समाज को चाहिए कि वे बालक के साथ में मित्रवत व्यवहार करें, उन्हें प्रेम पूर्वक समझाएं, तो वे अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। अब हम देखेंगे भय। किशोरावस्था में जो भय है वह होता है, किशोरों और किशोरी को एक अनजाना भय हमेशा सताता रहता है। उनको होता है कि मैं घर कैसे चलाऊंगा, आजीविका मैं अपनी कैसे कमाऊंगा, और वहीं किशोरों को जीवन साथी के चुनाव का, अपने पीहर को छोड़ने का, और कई भय उनको होते हैं। तो किशोर और किशोरी के भय जो होते हैं वह काल्पनिक ज्यादा होते हैं, वर्तमान में कम रहते हैं, कल्पनाओं में ज्यादा रहते हैं, और उन पर सोच सोच करके ही उनको भय लगता रहता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं आकुलता, एंजाइटी। वो क्या होती है? धीरे धीरे भय का जो स्थान है वह आकुलताएं ले लेती है, और काल्पनिक वस्तुओं से गहराने वाला भय, जैसे कि परीक्षा परिणाम की आकुलता, समूह में अपने भाषण वगैरह की जो प्रस्तुति देने की आकुलता है, माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आकुलता है, समाज में अपनी स्थिति को लेकर होने वाली आकुलता या बेचैनी है, तो वे एंजाइटी में भी रहने लगते हैं। फिर हम देखते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या की जो उम्र होती है वह शैशवावस्था होती है। शिशु जो होता है बहुत ईर्ष्या करता है। अब ये शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति ईर्ष्या में। ईर्ष्या एक ऐसा संवेग है जो वापस शैशवावस्था के बाद में किशोरावस्था में आता है। शैशवावस्था के संवेग की ये पुनरावृत्ति है, और काल्पनिक अधिक स्वतंत्रता प्राप्त साथियों से वह ईर्ष्या करता है, और समाज में जो अधिक स्वतंत्रता जिनको मिली हुई है, जो साधन संपन्न है, उससे ईर्ष्या करता है। शैक्षणिक व खेलों में अव्वल रहने वाले से भी ईर्ष्या होती है,
पर शेषवावस्था की ईर्ष्या जहां मुखर होती है, वहीं इस उम्र की जो ईर्ष्या होती है वो छुपी हुई होती है। किशोर अपनी ईर्ष्या को दिखाता नहीं है सबको। अब आती है स्पर्धा, यानी एनवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पर्धा जो है वह किशोर में होने वाले अपचार का भी कारण है। एक क्वेश्चन आया था 12th बोर्ड में कि किशोर अपचार का प्रमुख कारण कौन सा संवेग है, तो स्पर्धा है, एनवी। किशोरों में स्पर्धा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही तरीके की हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की उनमें स्पर्धा या कंपटीशन हो सकती है। शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने की हो सकती है। प्रेम को सफल बनाने की या कोई आदर्श व्यक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो जहां पर प्रतिस्पर्धा जो है नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर किशोर समायोजित है, सामाजिक रूप से परिपक्व है, तो इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए वह सही रास्ते का चुनाव करेगा, तो ये सकारात्मक हो सकती है। लेकिन अगर बालक की में कुछ कमियां हैं, अगर बालक अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पा रहा है कि वह उनको सही रास्ते से जाके अचीव कर ले, तो वह शॉर्टकट अपनाता है और वह शॉर्टकट उनको सामाजिक किशोर अपचार की तरफ, अपराध की तरफ मोड़ देते हैं। और कई बार तो ये अपराध बहुत बड़े और बहुत घिनौने हो जाते हैं। तो माता पिता को, शिक्षक को और जो समाज में उनके बड़े हैं, उनको चाहिए कि किशोर के अंदर स्पर्धा की भावना जो है सकारात्मक रूप से जो है डेवलप करें, उसको सकारात्मक रूप से सही तरीके से सही मार्ग पर चल करके चीजों को प्राप्त करने का रास्ता दिखाएं। अब हम देखते हैं स्नेह, कि अधिकांश उनका जो स्नेह होता है वो सखा पर या विषमलिंगीय प्रेम पर ही अधिक होता है। इस अवस्था में मित्रों के साथ ही किशोर किशोरी अपना अधिकांश जो समय है वह व्यतीत करते हैं। 7वां पॉइंट जो है हमारा हर्ष। किशोर जब सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा लेता है तो वह हर्षित होता है, छोटी छोटी चीजों से भी हर्षित हो जाता है। और अगर वह समायोजन नहीं बिठा पाता है तो वह हर्षित नहीं होता है, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना आ जाती है। जिज्ञासा 8वां पॉइंट है। किशोर की जिज्ञासा स्वयं में होने वाले शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तनों में ही ज्यादा होती है। वह स्वयं के बारे में ही ज्यादा जानना चाहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन एक साथ होने लगते हैं और ये आवश्यक भी है कि वह स्वयं के बारे में जाने। तो हमें माता पिता को और शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों से उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें। अब हमारा छठा जो पॉइंट है वह है संज्ञानात्मक विकास। कुछ बच्चे जो है संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास को एक ही समझते हैं, जबकि संज्ञान और संवेग बिल्कुल अलग है। संवेग का मतलब तो होता है इमोशंस, जबकि संज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, जो कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होता है। तो हम देखेंगे कि संवेगात्मक विकास तो जी स्टैनले हॉल नाम की मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जबकि संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है बहुत ही प्रसिद्ध इनका सिद्धांत है। तो हम देखते हैं, मैंने इस पे अंडरलाइन भी किया है, स्टार चयनित भी किया है, आप लोग भी कर लें इसे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत को विकासी अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मानव ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, जैसे कि हमने बताया कि यह ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है उससे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। शिशु से लेकर के हम बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, तब तक ये चलता रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी ज्ञानेंद्रियां, तो आपको पता ही है 5 ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है, हमारी जीभ है, हमारी नाक और कान और आंख, ये चीजें हैं जिनसे हमें आसपास के वातावरण के बारे में पता चलता है कि क्या आवाज आ रही है वे हम कानों से सुन पाते हैं, क्या हो रहा है वो हम आंखों से देख पाते हैं, किस चीज का स्वाद कैसा है वे हम जीभ से ले पाते हैं, और वातावरण को हम महसूस त्वचा से कर पाते हैं। वैसे ही जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से हमें पहला ज्ञान मिलता है।
तो सबसे पहले जो ज्ञान होता है पांचों ज्ञान इंद्रियों से, उससे प्रत्यक्षीकरण होता है कि हाँ, किसी कोई ठंडा पानी उसमें हाथ डाला हमने तो प्रत्यक्षीकरण हुआ कि ठंडा है, हमने पहचाना कि ये ठंडा है, ये गर्म है। उसके बाद वो उसको समझेगा कि इस तरीके से ठंडा होता है, अगर बर्फ है तो वो ठंडी होगी, आग जल रही तो वो गर्म होगी। उसके ऊपर जो है एक बालक जो है अमूर्त चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता और समझता है कि वैसी ही परिस्थिति में उसे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना है जैसा वह आज कर रहा है। और फिर हमारा संज्ञानात्मक विकास उस पर होता है, कोई सिद्धांत बन रहा है, जनरलाइज करता है, और हमारा संज्ञानात्मक विकास एक बालक का या शिशु का उस पर होता है। बालक के ज्ञान का भंडार हर अवस्था में बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका सिद्धांत है और आगे की कक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। सबसे पहली अवस्था आपकी यहाँ पर केवल चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही बताई गई है, लेकिन मैंने 3 और लिखी है ताकि आपको चौथी से पहले 3 अवस्थाएं कौन सी है वो आपको ध्यान रहे। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा केवल जो है अपने शरीर से मल मूत्र का विसर्जन ही करता है और केवल दुग्धपान पर ही अपना ध्यान लगाता है या अपने खाने पीने पर, आसपास की चीजों पर ही उसका ध्यान, यही उसका ज्ञान होता है, यही उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। फिर देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें वह विभिन्न चीजें जो है एक बालक या बालिका सीखता है अपने आसपास के वातावरण से। उसके बाद में आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें वह केवल आसपास जो चीजें हैं उनको देखकर, समझकर, छूकर, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों को देख समझ करके वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बस वही करता है। अब किशोरावस्था में जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसको फॉर्मल डेवलप ऑपरेशनल स्टेज भी कहेंगे और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहेंगे। यानी किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन के योग्य किशोर हो जाता है, जो नहीं है उसके बारे में वह कल्पना कर सकता है। अमूर्त चिंतन का मतलब हम समझे तो जैसे पहले बाल्यावस्था में बच्चे को किसी भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग को नॉर्मली करने के लिए एक कागज पर लिखना पड़ता था, लिख करके ही वो करता था। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में छोटे मोटे हिसाब जो है दिमाग में सोच करके ही, अमूर्त चिंतन से ही उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो अमूर्त चिंतन करने के योग्य किशोर हो जाता है। कई चीजों की कल्पना करके कविताएं लिखना और ऐसी मन में विचार करके वह सीन डेवलप कर सकता है, जबकि पहले वाली अवस्थाओं में उसको सामने वो चीज दिखनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ अमूर्त का मतलब हमें समझ में आ गया है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि किशोरावस्था में पाई जाती है, इसमें क्या क्या होता है, किन किन चीजों का डेवलपमेंट होता है। देखिए तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। आपने देखा होगा मानसिक योग्यता एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें कई सारी मानसिक योग्यताएं होती है, जिसपे रिश्ते भी होते हैं, रिश्ते नाते, गणितीय मानसिक योग्यता भी होती है। तो उन पे हम सोच विचार करके आंसर किशोरावस्था में डेवलप हो जाती है। समस्या समाधान की क्षमता का भी विकास हो जाता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर करने की क्षमता का विकास जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को वास्तविक परिस्थितियों में डालने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। एक बार कोई अनुभव उनका किसी चीज में बना तो उसी अनुभव को समान परिस्थिति में दोबारा भी काम में ले सकते हैं। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि विज्ञान के मेले वगैरह लगते हैं, उनमें कई किशोर और किशोरियां बहुत ही विज्ञान के सिद्धांतों से कुछ नई नई चीजों का वे विकास कर देते हैं। तो वे परिकल्पनाएं विकसित कर लेते हैं। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का भी उनमें विकास हो जाता है। किशोर अब मुंह जबानी ही गणित, विज्ञान या तर्क के सवाल समझ लेता है, सुलझा लेता है। वह तीव्र आलोचक भी हो जाते हैं क्योंकि वह सामाजिक परिस्थितियों को समझने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, उनके विश्लेषणात्मक योग्यता उनमें आ जाती है और दोस्तों में कोई नई भाषा का भी विकास कर लेते हैं। हमने देखा कि कोडिंग फ्रेंड्स के अंदर या प्रगाढ़ मित्रों के अंदर वो एक अलग ही कोड लैंग्वेज अपनी बना लेते हैं जो कहीं होगी ही नहीं और उसी में वे बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि किशोरावस्था के अंदर जो किशोर और किशोरियां हैं उनके अलग ही इशारे या कोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी वे बात करने लगते हैं
और अब उनमें विश्लेषणात्मक योग्यता भी आ जाती है कि इन चीजों को समझ करके उसके ऊपर एनालिसिस करके वह किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। और आध्यात्मिकता के विकास का भी उनमें यही समय है। हमने देखा कि किशोर और किशोरी जो है अब नई नई जो अमूर्त चिंतन की योग्यता उनमें आ जाती है, तो वे आध्यात्मिकता को भी जो इस संसार से परे हैं उन चीजों को समझने की कोशिश वे करते हैं। सारांश में हम देखें तो हम पाते हैं कि किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था इसलिए कहा गया है कि किशोरों में शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, यौन विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, कई तरह के जो परिवर्तन है शारीरिक, गत्यात्मक, यौन विकास एक साथ होने से वह उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। और अक्सर किशोर या किशोरी को वहां समस्या आती है जहां परिवार में उसके साथ में मित्रवत व्यवहार नहीं किया जाता है, आने वाली परिस्थितियों के लिए उसको पहले से तैयार नहीं किया जाता है, या कुछ बिंदुओं पर एक लाज या शर्म के कारण उन पर चर्चा नहीं करी जाती है, तो बच्चे कुसमायोजित हो जाते हैं जिनकी जानकारी उनको परिवार से या अपने बड़ों से या शिक्षक से मिलनी चाहिए थी, वह उनको नहीं मिल पाती है। तो बालक दुखी और कुंठित हो सकता है क्योंकि उसको समायोजन में समस्या आएगी। वहीं अगर बालक या बालिका को सही मार्गदर्शन मिले, उसको सही समायोजन करने की एडवाइस मिले, तो और उसके अंदर होने वाले शारीरिक और गत्यात्मक यौन विकास को उसको समझाया जाए, तो उसके साथ सामंजस्य बिठा सकता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत वह कर सकता। मैं समझती हूँ ये चैप्टर आपको आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। इसके लिए कोई भी कमेंट आप मुझे देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक बार फिर मैं आपसे जरूर कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर करें ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू।